आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। हरियाणा में बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगाई है तो कांग्रेस तीसरी बार नाकाम साबित हुई है। उधर जम्मू कश्मीर में आईएनडीआईए गठबंधन ने कामयाबी तो हासिल की, लेकिन कांग्रेस मनचाही मुराद पूरी नहीं कर पाई। हरियाणा में कांग्रेस का कॉन्फिडेंस इतना हाई था कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के जनाधार तक को नकार दिया था। अखिलेश यादव ने गठबंधन में पहले 11 सीटें मांगी थी, फिर 9 और आखिर में 3 सीटों पर सहमति बनी भी, लेकिन कांग्रेस ने 3 सीटें देना भी गवारा नहीं समझा। ऐसे में अब सवाल ये कि हरियाणा के इस संदेश से राहुल पर यूपी में भारी पड़ेंगे अखिलेश। यूपी में उपचुनाव है और फिर 27 की परीक्षा भी है। ऐसे में राहुल और अखिलेश के बीच मोल भाव में समाजवादी पार्टी ही फ्रंट फुट पर दिखाई देगी। बसपा ने भी हरियाणा में खाता खोला है तो मायावती के लिए उम्मीद की किरण जागी है। सवाल ये, हरियाणा के नतीजों का यूपी पर क्या असर होगा? इन्हीं सियासी समीकरणों के इर्द गिर्द आज की महाबहस। पहले रिपोर्ट देखिए। मैं हरियाणा के लाखों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। हरियाणा संदेश, यूपी में क्या करेंगे राहुल अखिलेश? कांग्रेस 5 सीटें मांग रही है। अरे वो मांगती रहेगी, वो अखिलेश जी और राहुल जी तय कर लेंगे जितना जो गठबंधन के सहत ही चुनाव होगा, ये माना जाए। ये उम्मीद है। साझेदारी की तकरार, आईएनडीआईए में आएगी दरार। विजय साधारण विजय नहीं है। तीसरी बार हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने जा रही है। ये कांग्रेस के अहंकार की हार है। विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी जो निगेटिव नैरेटिव सेट करने का असफल प्रयास कर रही थी, उसमें बुरी तरह से विफल हुई है। हरियाणा की जनता ने विपक्ष को नकार दिया है, कांग्रेस को नकार दिया है। राहुल हारे चुनाव, यूपी में अखिलेश करेंगे मोलभाव। हरियाणा के नतीजों का यूपी पर क्या असर? 2 साल हमारी कुश्ती का उन्होंने सत्यानाश कर दिया। अब गई कांग्रेस में गई। अभी कल तक एग्जिट पोल दिखा रहा था कि पूर्ण बहुमत, भारी बहुमत, कांग्रेस के लिए पूरी बहुमत, भारी बहुमत। अब कांग्रेस का सत्यानाश कर दिया। हरियाणा से हैरान, अब यूपी में कांग्रेस होगी हलकान। और वक्त है महाबहस के सवालों का, जिन पर फोकस है आज की चर्चा। और सवाल नंबर 1, हरियाणा संदेश, यूपी में क्या करेंगे राहुल अखिलेश? अब हरियाणा में जो कांग्रेस की हालत हुई है, अब आईएनडीआईए ब्लॉक के हिसाब से दोनों पार्टियां गठबंधन में हैं। अब सवाल यूपी को लेकर शुरू होने लगा है कि आखिर यूपी में अब किस तरह का समीकरण या कोऑर्डिनेशन दोनों पार्टियों के बीच में मिलेगा, देखने को मिलेगा सीटों के लिहाज से। साझेदारी की तकरार, आईएनडीआईए में दरार। क्या आईएनडीआईए ब्लॉक उसी तरह, उसी एकता के साथ, उसी अंडरस्टैंडिंग और सीट शेयरिंग के साथ चल पाएगा? क्योंकि कांग्रेस ने हरियाणा में जिस प्रकार का प्रदर्शन किया, उसके बाद यूपी में अब 10 सीटों पर उपचुनाव भी और फिर 27 का विधानसभा चुनाव भी। और सवाल यह भी कि हरियाणा के नतीजों का यूपी पर क्या असर पड़ेगा? अब समाजवादी पार्टी कितनी सीटें देगी उपचुनाव में कांग्रेस को, और सबसे अहम बात यह कि फिर 2027 में भी क्या ये तालमेल उसी प्रकार दिखेगा? हमारे साथ चर्चा के लिए तमाम गेस्ट पैनल जुड़ रहे हैं। विजय राठी जी हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। तमजीद अहमद जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। राजेश पासवान दलित चिंतक हमारे बीच में हैं, और थोड़ी देर में वरिष्ठ पत्रकार और बीजेपी के भी प्रवक्ता हमारे बीच में होंगे। तो शुरुआत सबसे पहले विजय राठी जी आप ही से करते हैं। और आज जब हरियाणा चुनाव का नतीजा आया तो सब लोग यही चर्चा कर रहे थे कि अब उत्तर प्रदेश में इस पर क्या असर होगा। आप लोगों ने लोकसभा चुनाव में तो कांग्रेस को सीटें दी थी और बड़ी मदद कांग्रेस की हुई, लेकिन अब जो हरियाणा में हालत कांग्रेस की हुई है, पहले आपने मध्य प्रदेश में सीटें चाही, पर ठीक है आपने वहां समझौता किया, हरियाणा में सीटें चाही, वहां भी समझौता किया, अब यूपी में आप क्या करेंगे? आप तक आवाज पहुंच रही विजय जी मेरी? लगता है फिलहाल वो कनेक्ट नहीं है। और तमजीद अहमद जी, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बीच में है। तमजीद जी, सब कुछ पलट गया हरियाणा में, तो एग्जिट पोल जितने थे उन सबके इतर जो हैं, वो नतीजे जो आए वहां पर भाजपा हैट्रिक लगा गई। और फिलहाल ये बीजेपी हेडक्वार्टर से तस्वीर देख रहे हैं स्क्रीन पर। तमजीद जी, मैं चाहूंगी आप अपना जवाब दें, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को एक्सप्लेन कर दें कि प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंच गए हैं और यहां पर जीत का जश्न होगा। प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने पर देखिए किस प्रकार वहां पुष्प वर्षा हो रही है। बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता वहां पर उत्साहित हैं
उपस्थित हैं और अब से थोड़ी देर बाद यहां पर कहा जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनकी अगुवाई के लिए वहां पर खड़े हैं। उन्होंने स्वागत किया है प्रधानमंत्री मोदी का और प्रधानमंत्री मोदी पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर पहले गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे थे। स्वागत है भाई, स्वागत है। तो स्वागत और जयघोष हो रहा है प्रधानमंत्री मोदी का। हरियाणा में जिस प्रकार बीजेपी का प्रदर्शन रहा, कहा जा रहा है कि मोदी मैजिक चल गया है। तमजीद अहमद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमजीद जी, भाजपा के खेमे में जश्न का माहौल है, लेकिन आप लोगों की जलेबी तो लोग कह रहे हैं कि सीधी हो गई आज। नेहा जी नमस्कार। देखिए, जिस तरीके का आज नतीजा आया है वो ये पूरी तरीके से एक सरप्राइज पैकेज फॉर एवरीवन, फॉर अस, फॉर मीडिया, फॉर राजनीतिक विश्लेषक इंक्लूडिंग बीजेपी। सुबह 11 बजे तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय का दरवाजा तक नहीं खुला था। अचानक से क्या हुआ कि पूरी तरीके से चीजें बदल गई। आप अगर पूरे चुनाव में देखिए तो पूरे चुनाव के दरमियान हरियाणा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का एक ही नैरेटिव था जिसपे चुनाव लड़े कि शैलजा जी नाराज है, और कोई नैरेटिव नहीं था। मोदी जी ने 4 रैलियां करके खत्म कर दिया, अमित शाह जी ने तो रैली शायद 2-3 उन्होंने भी रैली की। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया था। फिर अचानक से क्या बदला, कौन से तंत्र चला जो लोकतंत्र पे भारी पड़ गया, ये एक बड़ा सवाल है। कि सुबह 11 बजे तक मुझे तो एक मैच की याद आ रही है कि इंडिया और इंग्लैंड का मैच चल रहा था। इंग्लैंड ने 326 रन बनाए और तेंदुलकर आउट हो गए, तो सब लोग सोने चले गए। रात में 1 बजे सबको जगाया गया कि नहीं, मैच इंडिया जीत गया है। तो यही भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक सरप्राइज हुआ। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है वो भी सरप्राइज थे। इनफैक्ट मुझे तो ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत से प्रत्याशी अपने जीत की भी समीक्षा करेंगे कि हम जीते कैसे। लेकिन तमजीद जी, अब ये जनता है, उसका मूड है, मिजाज है। कई बार अंडर करंट ऐसा होता है जैसे कोई नहीं पढ़ पाता। अब देखिए, एग्जिट पोल, तमाम सर्वे इतनी तरीकों से होता है, लेकिन जनता ने अपनी असली बात किसी के सामने नहीं कही, ना कैमरे के सामने कही, ना सर्वे करने वाले के सामने कही। और आप लोग के अपने भी इंटरनल सर्वेज होते होंगे, कोई इसको नहीं आंक पाया। ये तो जनता का मूड है, मिजाज है। नहीं, कभी कभी जनता का मूड, मिजाज, जनता का सेंटिमेंट के ऊपर तंत्र भी भारी पड़ जाता है। ये भी हुआ है। बहुत सारे ऐसे पहले भी ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं, और ये चुनाव भी उसी का एक एग्जाम्पल है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया गया था। ये मैं नहीं कह रहा हूं, खट्टर जी को 9.5 साल के बाद हटा दिया गया है। नौजवान, वहां का जितने भी किसान, जितने भी पहलवान, सब खिलाफ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो आप उनके भाव भी देख रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी को तो लोग खुशी मनाने वाले भी नहीं मिल रहे कि कौन जश्न मनाए, क्योंकि सब लोग स्तब्ध है कि ये हुआ क्या, व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली। आप सबके ढोल वाले बीजेपी ऑफिस पहुंच गए, जो ढोल वाले कांग्रेस ऑफिस थे वो सब बीजेपी ऑफिस पहुंच गए। हाँ। नहीं, क्यों भाई, बात समझिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के तो कार्यालय का दरवाजा ही नहीं खुला था। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय दरवाजा बंद, उन्हें तो पता ही नहीं था। वो तो सब सो रहे थे कि अरे यार अभी जाके पार्टी को डिफेंड करना है। सारे प्रवक्ता तो इस मूड के साथ सोए थे कि सुबह उठेंगे और पार्टी को डिफेंड करने जाना है। अब जब इतना बड़ा सरप्राइज पैकेज मिल जाएगा तो उनके लिए भी तो मुश्किल हो जाता है कि अब लेकिन इसको कैसे आकलन तो आप लोग कर रहे होंगे ना तमजीद जी, कि आखिर ये हुआ क्या। कुमारी शैलजा की नाराजगी, उसके अलावा आपने जाट और दलित का एक कॉम्बिनेशन बनाया था, और वैसे भी कहा जा रहा है कि हरियाणा की ये जो पूरी जंग रही, ये जाट वर्सेस नॉन जाट वोटर्स की भी हो गई। नहीं, विश्लेषण तो हर चीज का होगा। जेजेपी का गठबंधन ना होना, उसने भी जाट वोट में सेंध लगाया। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिन पर कहा जा रहा है कि क्या इसी के इर्द गिर्द नतीजा बनता है। नेहा जी, विश्लेषण का विषय सबके लिए, हमारे लिए भी, आपके लिए भी, राजनीतिक विश्लेषक के लिए, सबके लिए विश्लेषण का विषय है कि एक सुर में सब कह रहे थे। नेहा जी, मुझे लगता है शायद पहला चुनाव ऐसा देश में हुआ होगा जिसमें सब एक सुर में यही बात कह रहे थे। कल 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डिबेट्स में नहीं आ रहे थे। उन्हें पता था कि नतीजे क्या आने वाले हैं, लेकिन ये जो तंत्र चला वो जो लोकतंत्र पे भारी पड़ गया। चलिए, हमारे साथ एसएन सिंह जी जुड़ गए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। मैं इस तंत्र की बात को उन्हीं के पास लिए चलती हूं। एसएन सिंह जी, कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही है। वो कह रही लोकतंत्र के ऊपर लग रहा है कोई तंत्र चल गया है, ऐसे कैसे पलट गया। इसकी उम्मीद भाजपा के नेताओं को नहीं थी। वो कह रहे हैं कि सुबह 11 बजे तक तो बीजेपी ऑफिस खुले भी नहीं थे। देखिए, जहां जहां कांग्रेस के लोग जीत जाते हैं वहां तो ये माना जाता है कि नहीं, लोकतंत्र ठीक है। भाई, बाबा साहब ने संविधान लिखते हुए कहीं ऐसा तो लिखा नहीं कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार बने वहीं संविधान चल रहा है, वहीं संस्थाएं ठीक है, वही लोकतंत्र। अब इनसे पूछिए जम्मू कश्मीर में कैसे इनकी जीत हो गई, हरियाणा में बहुत सारी सीटों पे जो कांग्रेस के लोग जीते हैं वो कैसे जीत गए, कर्नाटक में कैसे इनकी जीत हुई। और अभी आम चुनाव हुआ था, उसमें भारतीय जनता पार्टी को आप सभी लोग दिखा रहे थे कि बहुत बड़ी बहुमत मिलने वाली है, उस बहुमत से मिली। तो वो किन कारणों से मिली?
दरअसल कमी क्या है, उस चीज को छोड़कर दूसरे में कमी ढूंढना ये तो छोटे बच्चे करते हैं, और वो छोटे बच्चों वाली आदत कांग्रेस को पड़ी हुई है। आप जिन चीजों पर चुनाव लड़ रहे थे, मैं तो आपके जिम्मेदार चैनल पर 2 दिन पहले न्यूज 18 पर बोला था और आपके ही शो में बोला था कि मैं हरियाणा के चुनाव में जनता के बीच में था। जनता ये कह रही थी कि 10 साल का जो शासनकाल था भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस से जब तुलना कर रहे थे तो ये मान के चल रहे थे कि उनके समय में बहुत ज्यादा दलितों पर अत्याचार हुआ, 2005 में हुआ, 2010 में उनके समय में भ्रष्टाचार हुआ, खर्ची पर्ची की सरकार चलती। तीसरी बात, जो राहुल गांधी जी विदेश में जाकर भारत की छवि खराब करने की कोशिश की है, तो हरियाणा के लोगों को नहीं अच्छा लगा। वो हरियाणा के लोगों के साथ नहीं रहे, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, भारत के साथ रहे। तो आपको समझना होगा भाई, जम्मू कश्मीर के कुछ लोगों को अच्छा लगा, वो आपके साथ गए, हरियाणा के लोगों को नहीं अच्छा लगा, वो नहीं गए। लेकिन ये कहना कि नहीं हरियाणा में लोकतंत्र नहीं है, वो तो लोकतंत्र केवल कश्मीर में है, लोकतंत्र केवल कर्नाटक में, हिमाचल में, तो ये तो गलत है ना। आपको देखना होगा बहुत सारे तर्क जो हैं या दावे कह लीजिए वो गढ़े जा रहे हैं। हालांकि ये सब इंटरनल असेसमेंट का विषय है, इस सब को लेकर आत्मचिंतन मंथन के दौर अभी चलेंगे। लेकिन कहा जा रहा है कि ऐसी जगहें और ऐसे क्षेत्र जहां से भाजपा नेताओं को भगाया जा रहा था, वहां से बीजेपी जीत गई, अहिरवाल से बीजेपी जीत गई। नहीं, आप देखिए क्या होता है ना, परसेप्शन से दुनिया नहीं चलती है। मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से कहा था, छत्तीसगढ़ में ये दिखाया जा रहा था कि वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही है, छत्तीसगढ़ में बनी। पश्चिम बंगाल में ये बताया जाता कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी जीत हासिल करेगी, नहीं की। तो कोई जरूरी नहीं होता है कि जो सर्वे दिखाया जाए वही हो। 2017 में आपका जिम्मेदार चैनल न्यूज 18 बड़ी जिम्मेदारी से दिखाया था कि यहाँ पूर्ण बहुमत की किसी की सरकार नहीं बन रही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वो परिणाम नहीं होते हैं, वो अनुमान होता है, अनुमान का एक सैंपल साइज होता है, उस हिसाब से करते हैं लोग। एसएन सिंह जी, फिलहाल हम लाइव तस्वीर दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर से दिखा रहे हैं, जहां मंच पर प्रधानमंत्री मोदी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उत्साह में है बीजेपी कार्यकर्ता, जाहिर सी बात है हरियाणा में बड़ी जीत दर्ज हुई है, जीत की हैट्रिक लगी है। और जहां माना यह जा रहा था, तमाम एग्जिट पोल से लेकर पार्टियों के आकलन और कांग्रेस पार्टी के दावे, ये तैयारी उसी हिसाब से की गई थी कि जीत कांग्रेस की होने जा रही है और बड़ी जीत होने जा रही है। लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। अब से थोड़ी देर बाद पीएम मोदी जो है वो संबोधित करेंगे। लेकिन पैनल में हमारे साथ दलित चिंतक राजेश पासवान जी भी हैं। राजेश जी, कांग्रेस ने यहां पर आप देखिए, तो लगता है उनका सिग्नल चला गया फिलहाल। अगर विजय राठी जी हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, तो हाँ विजय राठी जी, आप लोगों ने भी 11 सीटें मांगी थी, उसके बाद आप थोड़ा कम पर आए हरियाणा में, फिर और कम पर आए, फिर यह स्पष्ट कर दिया गया कि सीटें नहीं मिलेंगी। तो ऐसे में अखिलेश यादव ने खुद आगे बढ़कर के कहा कि सीटों से ज्यादा जरूरी जीत है। आपने एक बार मध्य प्रदेश के बाद फिर से विराट हृदय दिखाया, लेकिन यहां पर तो कांग्रेस की नैया पलट गई और जिस क्षेत्र में यादव बहुल वोटर रहता है वहां की ज्यादातर सीटें भाजपा जीत गई। देखिए नेहा जी, हम तो ये कहना चाहते हैं और पहले से हम इस बात को कहते आ रहे हैं कि बड़ा दिल होना चाहिए, और हम लोगों से जो भी बन सकता था माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने वो किया। इस देश को बचाने के लिए, हरियाणा को बचाने के लिए ऐसी ताकतों से जो देश को बांटती हैं, हर संभव जो भी कोशिश कर सकते थे वो की। अब उसके बाद जो भी कारण है वो सब ये लोग समीक्षा करेंगे उस चीज की अपने अपने तरीके से। लेकिन एक बार फिर से सिद्ध हो गया कि अगर जिसको लोग बोलते हैं मोदी ब्रांड, अगर इसको कोई रोक सकता है तो माननीय अखिलेश यादव जी। क्योंकि अगर आप देखें अभी कुछ हाल ही के टाइम में आज इन्हें थोड़ा सा ऑक्सीजन मिला है, जो उत्तर प्रदेश में इनका छिन चुका था अभी कुछ टाइम पहले लोकसभा के चुनाव में। आज अगर आप देखें तो ये खुश इसलिए नहीं है कि हरियाणा में जीते, ये खुश इसलिए कि इनको एक छोटा सा कारण मिला भारतीय जनता पार्टी को। ये बहुत दिन से नहीं हंसे थे और इतने बिलबिलाए हुए थे कि काटने को लोगों को दौड़ते थे, चाहे वो पैनल में बैठे हो चाहे दूसरे नेता को देख लो, इतने परेशान थे कि ये हो क्या गया उत्तर प्रदेश में। तो आज इन्हें थोड़ा सा एक सांस मिला है, उसको ये उस तरीके से खुशियां मना रहे हैं कि शायद कुछ हम लोगों की चीजें वापस आ जाए। लेकिन मैं फिर भी आपसे एक चीज बता दूं कि कहीं परिणाम कैसा भी हो, जैसे इनका रथ उत्तर प्रदेश में रुका है, आने वाले समय में 2023 फिर उत्तर प्रदेश में इनका सुपड़ा साफ होगा, क्योंकि वो बड़ा हृदय, कुशल रणनीति और सबको साथ लेकर चलने का जो प्रयास रहता है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, उस पर मुझे लगता है कि किसी पार्टी की बात नहीं है। ये जो सबको साथ लेकर चलने वाली बात है विजय जी, ये जो विराट हृदय और सबको साथ लेकर चलने वाली बात है, आप कांग्रेस को आप लोग कितना ढोएंगे उत्तर प्रदेश के अंदर? आपने देख लिया कि यहाँ पे क्या हालत हरियाणा के अंदर हुई है, यूपी में लोकसभा में भी अच्छे नतीजे आए तो समाजवादी पार्टी के सहयोग से आए।
अब 10 सीटों पर चुनाव होना है, फिर 27 का चुनाव है। अब सीट शेयरिंग को लेकर आपका क्या रुख होगा? नहीं, देखिए, बात ढोने की नहीं है। हमारा जो उद्देश्य रहता है वो ये रहता है कि जो समान विचारधारा वाले लोग हैं उनकी वोट ना बटे, और ऐसे लोगों को जो देश को बांटना चाहते हैं, जो गरीबी पे बात नहीं करते, जो नौकरी पे बात नहीं करते, उनको सत्ता से कैसे बाहर किया जाए। इसलिए हम सब लोगों को साथ लेकर के चलते हैं और बड़ा दिल दिखा करके जो भी प्रतिनिधित्व होता है सीट के रूप में, उनको वो हम देते हैं। हम ये नहीं सोचते कि किसको हमें ढोना है, किसको हमें नहीं ढोना। दूसरा पार्टी अगर इस बात को सोचती है कि कहीं उसका है, वो उसकी अलग बात है। होगा, कैसे होगा, कांग्रेस के साथ जाना कितना फायदेमंद है, इस सब का आकलन तो आप करेंगे ना। आपने मध्य प्रदेश में सीटें मांगी थी, आपने हरियाणा में भी सीटें मांगी थी, लेकिन दोनों बार कदम पीछे हटाए सिर्फ गठबंधन के लिए। पर अब बारी यूपी की है ना। नहीं, देखिए, हमने तो बड़ा दिल दिखाया। हमने तो ये है कि हमारी वजह से कोई नुकसान ना हो, कोई ऐसा आरोप हमारे ऊपर ना लगे कि भाई इनकी वजह से हम लोग चुनाव हो गए। हमने तो खुला मैदान दिया कि आप जैसा चाहते हैं लड़िए, हमारी तो सपोर्ट आपके साथ है। अब वो अगर ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाए, वो तो उनको सोचना है। लेकिन रही बात सीट शेयरिंग की और क्या करना है, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा कि किस तरीके से हम लोगों को क्या करना है। फिलहाल मंच पर जेपी नड्डा है, दिल्ली बीजेपी हेडक्वार्टर से, कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। और आपने जिस तरीके से भारत की जनता को एक ताकत देने का काम किया, जिस तरीके से आपने देश की परिस्थितियों को बदलने का प्रयास किया, उन सब के ऊपर ये हरियाणा की जनता ने फिर से मुहर लगा करके बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके नेतृत्व में सारी जनता खड़ी है। कल आपने अपने जीवन के 23 वर्ष प्रधान प्रशासक के रूप में अविरल, लगातार, बिना किसी ब्रेक के 23 वर्षों से 13 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में और 10 वर्ष पूरे करते हुए प्रधानमंत्री के रूप में प्रथम प्रधान सेवक के रूप में आपने सेवा की। और आज हरियाणा के नतीजों ने बता दिया कि आपके अथक प्रयास, आपका परिश्रम, आपने बिना रुके हुए, बिना ब्रेक लगाए जो भारत की जनता की सेवा की है और जो भारत के मिजाज बना है, वह मिजाज हरियाणा ने उसको पूरा किया है और वह मिजाज को दर्शाता है। आपने पिछले 23 सालों में जिस कार्यकर्ता भाव से, जिस समर्पण भाव से देश की तस्वीर को बदलने के लिए अथक प्रयास किया है, ये उसका नतीजा है कि आज हम हरियाणा हो, चाहे देश का मिजाज हो, वह हम देखते हैं वह मोदीमय है। और यह बात फिर से साबित होती है कि मोदी है तो और ये मोदी की गारंटी है, इसको भी हमको समझना चाहिए। मित्रों, हम सबको जानना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की राजनीति की रिवायत को बदल डाला है। हमने देश में राजनीति देखी है, 10 साल पहले हम देखते रहे हैं। कांग्रेस जातिवाद को आगे बढ़ाती रही है, कांग्रेस भाई भतीजावाद को आगे बढ़ाती रही है और आज भी जातिवाद में लोगों को बांटने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। हमने देखा है किस तरीके से परिवारवाद को कांग्रेस पार्टी ने बढ़ाया, किस तरीके से भ्रष्टाचार पनपा। जहां कांग्रेस है वहां करप्शन है, जहां कांग्रेस है वहां कमीशन है, जहां कांग्रेस है वहां क्रिमिनलाइजेशन है। ये तीनों सी कांग्रेस के साथ जुड़ते हैं, ये हमको समझना चाहिए। लेकिन आपने इस रिवायत को बदला, भ्रष्टाचार को जड़मूल से समाप्त करने का किया। वहीं भाई भतीजावाद, वहीं परिवारवाद और इन सबको धत्ता दिखाते हुए आपने विकासवाद को आगे बढ़ाया और विकासवाद के साथ आपने देश को जोड़ा है। यह सरकार, यह प्रोएक्टिव सरकार है, आपके नेतृत्व में चलने वाली सरकार। यह प्रो रिस्पॉन्सिव सरकार है।
ये अकाउंटेबल सरकार है। ये सरकार अपने से आगे बढ़ करके जनता की सेवा के लिए लगी रहती है और ये उत्तरदायी दायित्व के बोझ से पूरी जिम्मेवारी को निभाने वाली सरकार है। इसलिए अकाउंटेबल सरकार, रिपोर्ट कार्ड की सरकार है और विकासवाद को आगे बढ़ाने वाली सरकार है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने जितना भी झूठ बोलना था बोला, लेकिन एक नहीं सुनी और हरियाणा में आपको सबक सिखा दिया और जनता ने बीजेपी को मोहर लगा दिया। यह भी हमको ध्यान रखना। हमें खुशी है। वक्त आप जेपी नड्डा को सुन रहे हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जो सभी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे हैं और थोड़ी देर में प्रधानमंत्री मोदी का भी संबोधन होगा, आपको लिए चलेंगे। लेकिन चर्चा हमारी लगातार जारी है। पैनल में हमारे साथ राजेश पासवान जी भी हैं, दलित चिंतक। राजेश जी, ये सवाल आपसे कि कांग्रेस बहुत ज्यादा उम्मीदें हरियाणा से कर रही थी, तमाम सर्वेज भी इसी ओर इशारा कर रहे थे, कांग्रेस की अपनी इंटरनल रिपोर्ट्स भी यही बता रही थी, और उसका जो कॉम्बिनेशन था दलित और जाट वोट बैंक को लेकर, कहां चूक रह गई? क्या लग रहा है आपको? देखिए, इस प्रकरण में मुझे दो मुहावरे याद आ रहे हैं। एक तो मुहावरा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और दूसरा मुहावरा है लगी से घास टेरना। तो कांग्रेस की हरियाणा के हार के बाद कांग्रेस की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है वो उसी तरह लगती है जैसे नाच न जाने आंगन टेढ़ा वाली स्थितियों में। बीजेपी के साथ जब कांग्रेस लड़ाई लड़ती है या इंडिया गठबंधन लड़ाई लड़ता है तो इंडिया गठबंधन शुरू से ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए लड़ता है, जबकि बीजेपी का गठबंधन है वो विधायक और सांसद बनाने के लिए लड़ता है। पिछले दिनों हरियाणा में जो भी प्रकरण हुआ मुख्यमंत्री को लेकर के, जो कांग्रेस के बीच में तनाव हुआ, उसका असर कहीं ना कहीं हरियाणा वोटर्स पे पड़ा। दूसरा, अभी जैसा कह रहे थे कि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को सीटें नहीं मिली, आम आदमी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ, तो आप जिनसे लड़ने जा रहे हैं उनकी रणनीति का आप मुकाबला नहीं करेंगे, उनका रणनीतिक रूप से अगर जवाब नहीं देंगे तो सिर्फ लड़ाई में लड़ने से वही होगा कि लगी से घास टेरने वाली जैसी स्थिति होगी कि आप लड़ेंगे तो सही, लेकिन आप उस तरह से चुनौती नहीं दे पाएंगे। इंडिया गठबंधन ने उसी तरह से हरियाणा में बीजेपी को चुनौती नहीं दे पाई है। बीजेपी हमेशा 24/7 चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने के मूड में रहती है। चुनाव हारने के बाद भी वो लगातार प्रक्रिया करते रहती है। इस तरह की गतिविधियां इंडिया एलायंस के पास नहीं है, वो सिर्फ चुनाव में ही एक्टिव होते हैं। ठीक है, चलिए, ये बहुत सारी बातें हैं जिनका आकलन पार्टी के अंदर भी किया जाएगा। प्रभात त्रिपाठी जी हमारे बीच में, वरिष्ठ पत्रकार। प्रभात जी, क्या चूक हुई? कुमारी सैलजा की नाराजगी, जाट वर्सेस नॉन जाट वोटर्स का हो जाना, समाजवादी पार्टी ने भी सीटें मांगी थी वहां पर, और कहा जा रहा है कि जहां यादव बहुल इलाके हैं या जो वहां के क्षेत्र हैं वहां की ज्यादातर सीटें बीजेपी ले गई है। देखिए आस्था जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि हरियाणा का जो आज जनादेश आया है वो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि डबल इंजन की सरकार का एक परफॉर्मेंस और कांग्रेस का अति आत्मविश्वास और जो कांग्रेस ने नैरेटिव वहां बनाए थे वो मुद्दे सारे फेल हो गए। चाहे वो किसान का मुद्दा हो, चाहे वो पहलवान का मुद्दा हो, चाहे वो अग्निवीर का मुद्दा हो, ये सारे मुद्दों पे जनता ने फिर एक बार वहां भारतीय जनता पार्टी के ऊपर विश्वास किया। अब उसी का जो प्रिकॉशन जो 2027 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, समाजवादी पार्टी एक लार्जेस्ट पार्टी के रूप में, एक गठबंधन के रूप में लोकसभा चुनाव में जीत के आई थी, और कांग्रेस का परफॉर्मेंस वहां जो राहुल गांधी जिस तरीके से वहां गए, उनको ये लगा कि एंटी कंबेंसी जो बीजेपी की है 10 साल की, वो अपने आप चुनाव जीत जाएंगे। जाट और दलित का जो कॉम्बिनेशन, देखिए सैनी का प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, सैनी जी को लाए वहां पे और जो टिकट वो सफल रहा, और टिकट जो उन्होंने टिकट बदले, कई टिकट उन्होंने काफी विरोधाभास के बाद भी उन्होंने लोग छोड़ के चले गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो टिकट बदलने का प्रयोग था वो वहां सफल हुआ। अब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश के लिए अब एक सोचने की बात है कि जब अखिलेश यादव ने वहां सीटें मांगी तो कांग्रेस ने यह कह दिया कि आपका जनादेश नहीं है, और जबकि सच यह है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का संगठन नहीं है, तो अखिलेश कहेंगे कि अब आपका यहाँ संगठन नहीं है, आप 100 सीटें मांग रहे हैं या 150 मांग रहे हैं। तो जो ये 27 की लड़ाई उत्तर प्रदेश में होगी। और एक बात और आशा जी कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी चीज योगी आदित्यनाथ का वहां जाना
योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से वहां पे मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा पे कैंपेन किया और जिन जिन सीटों पे कैंपेन किया, निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का जो एक मोदी और योगी का चेहरा है वो इस देश में जनता स्वीकार कर रही है, डबल इंजन के काम को स्वीकार कर रही है। और 10 साल की एंटी कंबेंसी, आस्था जी बहुत बड़ी एंटी कंबेंसी थी। ठीक है, ठीक है, चलिए कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे बीच में तमजीन अहमद जी। तमजीन जी, अब ये सवाल मैंने सपा से तो पूछ लिया, अब यूपी में बताइए आप लोग क्या उस स्थिति में होंगे कि आप अपनी मनचाही सीटें मांग पाएं? अब 10 सीटों पर चुनाव आपको भी लड़ना है उपचुनाव में। देखिए, बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि इसमें इतना रीड करने की जरूरत है कि इसको आप यूपी से भी जोड़ दें और पूरे देश की राजनीति से जोड़ दिया जाए। निश्चित रूप से यूपी में ना कहीं कोई कंफ्यूजन है। राष्ट्रीय नेतृत्व पे बैठेंगे, बात करेंगे, अखिलेश जी बात करेंगे, राहुल जी बात करेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे जी बात करेंगे, जो भी सीट जिनको लड़नी होगी राष्ट्रीय नेतृत्व तय कर देगा, तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। और फिर मुझे लगता है आस्था जी कि इस बात को इतना बड़ा भी इस वजह से भी नहीं बनाना चाहिए कि कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी क्या है कि यूपी के जो कांग्रेस अध्यक्ष है ना अजय राय, उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि 3 सीटें कांग्रेस को मिले या कुछ ऐसी संख्या थी, पर अब सवाल तो पूछा जाएगा कि बताइए। देखिए, निश्चित रूप से सबकी महत्वाकांक्षा होती है। हम लोग भी चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीट पे लड़े, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन फैसला तो नेता ही करता है। हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता, निश्चित रूप से जो भी प्रपोजल जाएगा वो अजय राय जी की तरफ से जाएगा केंद्रीय नेतृत्व को, लेकिन जब राष्ट्रीय नेतृत्व तो बैठेंगे, जो भी फैसला करेंगे वो सर्वमान्य होगा, वो हमारे लिए भी मान्य होगा और समाजवादी पार्टी के लिए भी मान्य होगा। चलिए, तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में जो आने वाली 10 सीटों पर उपचुनाव हैं उसको लेकर फिलहाल सपा और कांग्रेस का गठबंधन जो है वो उसका भविष्य क्या होगा, उसका समीकरण क्या होगा, गणित क्या होगा, इस पर फिलहाल कोई बोलने को तैयार नहीं। आप सभी का शुक्रिया।